ओशो के सन्यासियों को अक्सर समाज वाले एक मिसफिट के रूप में देखते हैं, क्यों ऐसे? क्योंकि वो मिसफिट हैं। इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। जैसे पागल खाने में कोई एक आदमी स्वस्थ हो जाए तो पागल खाने के लोग तो सब उसको मिसफिट कहेंगे, है ना? वो जिस ढंग से आज तक जी रहे थे सारे के सारे लोग, थोड़े दिनों पहले तक ये भी वैसे ही जी रहा था, वही सारी विक्षिप्तताएं कर रहा था, वो उनकी भीड़ का एक हिस्सा था, वो भी इस भीड़ के संग भेड़ चाल चल रहा था। आज वह स्वस्थ मन वाला हो गया, नेचुरली अब वो वैसा तो नहीं कर पाएगा जैसा वो पहले कर रहा था, तो पागल खाने में वह एक मिसफिट हो जाएगा। उनकी परंपराएं, उनकी रूढ़ियां, उनके रीति रिवाज, उनके रहने सहने के ढंग, अब वो वैसा नहीं कर सकेगा। इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है, हृदयवान होता है, ध्यानपूर्ण होता है, प्रज्ञावान होता है, वो हमेशा मिसफिट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशो के सन्यासी, आप वैज्ञानिकों के जीवन वृत्तांत पढ़ो, उनके समय में वो मिसफिट थे, उनको बुरी तरह से दुत्कारा गया, दंड दिए गए, सजा दी गई, यहां तक कि मृत्यु दंड भी दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। आज हम उनको आदरणीय दृष्टि से देखते हैं, हम कहते हैं कि फादर ऑफ द साइंस, पर जो वो फादर जब जिंदा थे उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया भीड़ ने। ठीक ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में देखें, चाहे काव्य का क्षेत्र हो, कि साहित्य का क्षेत्र हो, कि संगीत का क्षेत्र हो, कि चित्रकला का क्षेत्र हो, जब भी किसी व्यक्ति ने कुछ मौलिक अभिव्यक्ति दी, पुराने परंपरावादी सारे नाराज हो गए। मुझे याद आता है मेरे बचपन में जब अतुकांत कविताओं का दौर चला था, वो तुकांत कवि बहुत नाराज थे, उनका ये कोई कविता है, इसमें कोई तुक ही नहीं बैठती। और अतुकांत कवि कह रहा था तुम तुक की शब्दों की क्यों चिंता कर रहे हो, हमने जो भाव अभिव्यक्त किया उस पर जाओ, शब्द को तुक जमाने से क्या मतलब है। हम कहेंगे महाकवि तुलसीदास को, महाग्रंथ जिन्होंने लिख दिया, लाखों चौपाइयां और पद सब तुक में मिले हुए, बिल्कुल ग्रामर बैठी हुई, 16 अक्षर हैं तो 16 अक्षर हैं लाखों पदों में, मेहनत तो खूब की है। लेकिन एक दौर आया अतुकांत कवि का, आज हमको स्वीकार हो गया कि भाई उसकी बात देखो, बात महत्वपूर्ण है, तुक्का क्या करना बिठा के। फिर एक नया दौर आया काव्य जगत में क्षणिकाओं का, वो महाग्रंथ भी गए, महाकाव्य, खंड काव्य भी गए। अब किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं, ना तो पढ़ने की, ना लिखने की, ना छापने की। क्षणिकाओं के दिन आ गए, छोटी सी 3-4 लाइन। जापान के जैन फकीर तो हमेशा से हाइकू लिखते रहे, बहुत ही संक्षिप्त 2 लाइन, कभी कभी तो 2 लाइन से भी कम। पुराना तालाब में ढक्कूदा छपाक, हो गई पूरी कविता। जैन हाइकू जो कहने लायक था सब कह दिया। छपाक के बाद वो जो शून्य का सन्नाटा है सब आ गया उसमें समझने वाले के लिए। तो चीजें धीरे धीरे शार्ट होती जा रही हैं। तो कविता में भी हम देखते हैं, कहानियों में भी हम देखते हैं, बड़े बड़े उपन्यास के दिन गए, छोटी कहानियां आ गई, लघु कथाएं आ गई। अब लघु कथाओं से भी और छोटी आ गई, 2-3 मिनट में जो हो सके। पहले बड़े बड़े वीडियो बनते थे, अब छोटी छोटी रील्स बनती हैं। और मजे की बात है, छोटी रील में भी पूरी बात आ जाती है। लेकिन हमेशा जो पुराने लोग हैं वो विरोध करेंगे। वो जो 3 घंटे की फिल्म बना रहे थे वो बहुत नाराज होंगे, ये क्या हो रहा है, हमारी 3 घंटे की फिल्म कौन देखेगा, है ना, वो नाराज होंगे। तो ठीक यही बात न केवल अध्यात्म के जगत में ओशो के सन्यासियों के संग हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक नई जीवन शैली अपनाई, झोरवादी बुद्धा की, पदार्थवाद और परमात्मावाद के समन्वय की। तो निश्चित रूप से वो रूढ़िवादी लोग तो नाराज होंगे, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो मिसफिट एक गाली की तरह नहीं, बल्कि हम उसे एक उपाधि की तरह, एक पुरस्कार की तरह समझते हैं। ओशो का होना इतना मल्टी डायमेंशनल है। आज आप उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। किस ढंग से ओशो फ्रेग्रेंस काम कर रही है? ओशो फ्रेग्रेंस का एक छोटा सा परिचय और उसकी कार्यशैली। ओशो फ्रेग्रेंस कुछ ओशो सन्यासियों का, ओशो प्रेमियों का एक मिलन संस्था है। संगठन के रूप में तो
ना कुछ, बस एक प्रेम भाव आपस में जोड़ है और बहुत लोग मिलजुल कर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सब अपने अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना अपना योगदान दे रहे हैं इसमें। तो ओशो का कार्य मल्टी डायमेंशनल है, तो निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति तो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। ओशो जैसा व्यक्तित्व तो शायद लाखों करोड़ों साल में कभी पैदा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर ओशो के एक एक डायमेंशन को अगर चुन लें तो बहुत काफ़ी कुछ कर सकते हैं। समझो ओशो ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कहा, अपनी क्रांतिकारी दृष्टि दी। जो लोग ओशो का स्कूल चला रहे हैं और ओशो के सन्यासी हैं, वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, वो अपने ढंग से कुछ कर रहे हैं। एजुकेशन के संग मेडिटेशन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अन्य किसी क्षेत्र में हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से काम कर रहे हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट है, अस्पताल में डिलीवरी करा रही है बहुत महिलाओं की। ओशो ने कहा जिस प्रकार की डिलीवरी होनी चाहिए उस प्रकार की डिलीवरी वो करवा रही हैं। ये गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो ओशो की सन्यासिनी है और अपने ढंग से ओशो का काम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अध्यात्म की बात सिखा सकता हूँ, है ना, मुझे बोलने की कला आती है, कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। तो मैं बोलकर अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, है ना। विशेषकर ओशो ने जो बातें अंग्रेजी में कही थी, ओशो के अधिकांश वीडियो अंग्रेजी के हैं। जब वो हिंदी में बोलते थे 1981 के पहले, उस समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, या होती भी थी यदा कदा तो ब्लैक एंड वाइट बहुत लोअर क्वालिटी के वीडियो बने। अब आउट ऑफ डेट जैसे हो गए वो। तो मैं ओशो की वो बातें जो उन्होंने अंग्रेजी में कही हैं, मैं उसको हिंदी में व्यक्त करना चाह रहा हूँ, ताकि हिंदी भाषी लोगों तक वह पहुँच चुके हैं। और बहुत लोग इसके प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छा किया, नहीं तो हम कभी सुन ही नहीं पाते, ये वाली बात समझ ही नहीं पाते। हमारे कुछ मित्र लगे हुए हैं ओशो के अंग्रेजी वीडियो के हिंदी अनुवाद उसके साथ सबटाइटल के रूप में डालने में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, है ना। कुछ मित्रों ने ओशो के सारे साहित्य को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, फोटोग्राफ्स को डिजिटलाइज्ड कर दिया और सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने अवेलेबल करा दिया लिंक पर। अब कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप खबर कीजिए आपको क्या चाहिए, आपको वह लिंक भेज दी जाएगी। आप चाहो तो डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, या बिना लैपटॉप में डाउनलोड किए ऐसे ही सुन लो, देख लो, पढ़ लो। कितनी बड़ी क्रांति हो गई। आज के डिजिटल युग में ही यह संभव था, पहले यह संभव नहीं था। और ओशो हमेशा नई टेक्नोलॉजी के पक्ष में रहते हैं। तो ओशो फ्रेग्रेंस के मित्र हमेशा नई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4-5 साल के अंदर AI का उपयोग करते हुए ओशो के सारे अंग्रेजी प्रवचनों का हिंदी अनुवाद सबटाइटल के रूप में आ सके। और इसका ठीक विपरीत भी हमें करना है, एक और बड़ा काम। हिंदी में ओशो ने बहुत ज़्यादा बोला है और ऐसे विषयों पे बोला है जो कभी उन्होंने फिर अंग्रेजी में नहीं बोला जी। यह दृष्टि कैसे पश्चिम के लोगों तक पहुंचेगी? माना कि कुछ किताबें ट्रांसलेट हो चुकी, लेकिन हम देखते हैं कि किताब भी आउट ऑफ डेट हुई जा रही हैं। अब किसी के पास पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है। जब ऑडियो वीडियो का युग आ गया, किताब अब फीकी पड़ गई, है ना। आने वाले समय में तो ऑडियो वीडियो रूप में कोई चीज़ होगी तो ही वह रिसीव की जा सकेगी बड़े पैमाने पर। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट कभी लेंगे, कि हिंदी के प्रवचनों को ओशो के पिक्चर्स के साथ जोड़कर उसका वीडियो बनाकर, अब ये संभव है कि वीडियो में इस प्रकार का किया जा सके कि उसमें ओंठ चल रहे हों, लिप सिंक वैसे हों जैसा कि वो हिंदी में बोल रहे हैं। अब ये संभव है। और उसका अनुवाद आ जाए, या ओशो की आवाज़ में भी अनुवाद हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिखें। अब ये संभव है कि ओशो ही दिखाई दें वीडियो में और वही बोल रहे हैं, उनके लिप्स वैसे ही चल रहे हैं, चेहरे पर वही हाव भाव, जैसे कि अंग्रेजी में वह बात बोल रहे हैं जो कि अनुवादित की गई है। ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। तो एक यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ओशो की सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई। अब ट्रांसलेशन वाला नेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम बहुत लोगों का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मित्र ऐसे मिल जाएंगे जो यह कर सकेंगे। ओशो के प्रवचन मालाओं पर आधारित महीने में 2 शिविर 2 सप्ताह के यहाँ श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत में होते हैं। इसके अलावा फिर हम बाहर दूसरी जगह भ्रमण करते हैं और 1 या 2 शिविर हम बाहर की कहीं जगहों पर लेते हैं, क्योंकि दूर दूर के लोग इतनी दूर यात्रा कर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम तो वहाँ पहुँच सकते हैं। हज़रत मोहम्मद ने कहा है
कि कुएं के पास प्यासे को आना होगा। प्यासा तुम्हारे घर, कुआं तुम्हारे घर तक नहीं जाएगा प्यास बुझाने। हजरत मोहम्मद की बात अब आउट ऑफ डेट हो गई। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने यह इंतजाम कर दिया कि कुआं घर घर जा सकता है, टोंटी से पानी आ सकता है, कोई प्यासे को नदी तक जाने की जरूरत नहीं, वो कुआं और नदी के दिन गए। अब सारा इंतजाम हो सकता है। सन 2017 से ही स्काइप पर हम ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दिए थे और वह चूंकि भूमिका बन गई थी, कोरोना काल में यह बात खूब अच्छे से खिलकर प्रकट हो गई। हजारों मित्र, न केवल भारत और नेपाल के हिंदी भाषी लोग बल्कि अंग्रेजी भाषी लोग भी दूसरे देशों के, वो भी जुड़े। ऑनलाइन शिविर होने लगे और आज की तारीख में हर महीने 4 ऑनलाइन शिविर ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से आयोजित होते हैं, हर मंगलवार से लेकर रविवार तक, जिन्हें आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। पहले सिर्फ उसी समय लोग अटेंड कर पा रहे थे जब ऑनलाइन, बाद में और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अब उसकी रिकॉर्डिंग भी 24 घंटे तक अवेलेबल है। तो जिसको जब समय मिले वो तब अटेंड कर ले। दूसरे देशों में रहने वाले लोग जिनका भारत से टाइम मैच नहीं मिलता, उनका टाइम जोन अलग है, वो अपने सुविधा के अनुसार कभी भी उसको अटेंड कर लें। तो विज्ञान ने जो नई नई टेक्नोलॉजी हमें दी हैं, उन सबका उपयोग करते हुए ओशो फ्रेग्रेंस बहुत दूर तक ओशो की सुगंध को विस्तीर्ण कर रही है, फैला रही है, रेडिएट कर रही है। और मैं आमंत्रित करता हूँ उन सब ओशो प्रेमियों को, सन्यासियों को, जो किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहें। मैंने जो बातें गिनाई, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, हो सकता है आपके मन में कोई बिल्कुल नया आइडिया हो, तो प्लीज़ हमारे संग शेयर कीजिए। अकेले नहीं तो हम मिलजुल कर काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो ओशो निश्चित रूप से बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, तो हम एक एक व्यक्ति तो वैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम कुछ लोग का ग्रुप मिलकर काफ़ी कुछ कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल काम। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।